हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेट पॉजिटिव प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 22 जनवरी का करंट अफेयर। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर को पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जाने वाले हैं आज करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? रूस, चीन, इजराइल, फिलिस्तीन। तो ये फैसला चीन ने किया है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। चीन का मानना है कि इन सभी अधिकारियों ने चीन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। इस कारण से अब यह अधिकारी और इनके परिजन चीन में एंट्री नहीं ले पाएंगे। चीन के बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दिए हैं। एक पूर्वी एशियाई देश है, यह दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, यहाँ की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा का नाम रेनमिनबी है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपने हमको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी एग्जाम रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, इससे आपको हमारी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिलती रहें। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल जिसको बोलते हैं, भारत इस्पात लिमिटेड सेल, भारतीय स्टेट बैंक SBI, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC। तो ये पुरस्कार मिला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को ये पुरस्कार वर्ष 2019-2020 के लिए मिला है। ये पुरस्कार भेल ने तकरीबन 4 दशक बाद जीता है, क्योंकि इसके पहले यह पुरस्कार भेल ने वर्ष 1981 और वर्ष 1982 में जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमत पत्र को मंजूरी दी है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो मंत्रिमंडल ने उज्बेकिस्तान के साथ इस समझौते को एक मंजूरी दी है। यहाँ पे मेंशन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। समझौता ज्ञापन के तहत भारत का राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान उज्बेकिस्तानों को ऊर्जा के क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं की पहचान और कार्यान्वयन करेंगे। मतलब भारत हेल्प करेगा उज्बेकिस्तान की सौर ऊर्जा बनाने में। यहाँ पे उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हैं कि एक रिलेशन कंट्री है, मध्य एशियाई राष्ट्र है, इसकी राजधानी ताशकंद और मुद्रा उज्बेकिस्तान सूम। इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ में लगती हैं। वर्तमान में शौकत मिर्जियोयेव यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जब यहाँ पे चर्चा हुई है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की, तो यहाँ पे जान लेते हैं इनका काम क्या है। यार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, ठीक है। तो उसका काम क्या है, देश में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बारे में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना। और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, झेलम नदी। तो ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी में, जम्मू कश्मीर में। तो इसके लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5282 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 850 मेगावाट की परियोजना है। इसके ये क्या नाम है इसका, याद रखिएगा, रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये पिछले कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। नदी तो ये किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी में बन रही है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और परियोजनाएं भी चिनाब नदी पे हैं। तो पकादुल परियोजना, ये भी चिनाब की सहायक नदी मरुसदार पे बनाई जा रही है। इसके अलावा चिनाब पे एक और परियोजना बनाई जा रही है, कवार परियोजना। इन परियोजनाओं के नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच समुद्री सुरक्षा वार्ता 20 जनवरी 2021 को वर्चुअली आयोजित की गई। यह इस वार्ता का कौन सा संस्करण था? पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण। तो यह इस वार्ता का पहला संस्करण था। ये आयोजित की गई 20 जनवरी 2020 को, किसके बीच? भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, ठीक है। ये पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता थी, ठीक है। इसके मायने ये हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन आपस में मिलकर समुद्र के थ्रू जो भी इनके सामरिक लक्ष्य हैं उनको हासिल करने का प्रयास करेंगे, सामरिक भागीदारी करेंगे। तो इसके लिए एक भारत और यूरोपियन यूनियन सामरिक भागीदारी 2025 नाम का एक रोड मैप भी है, ठीक है। अभी हाल ही में पिछले वर्ष 15 जुलाई 2020 को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 15वां शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पे दिए जो अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी। वर्तमान में इसमें 27 देश हैं, पहले 28 देश थे, लेकिन अभी ब्रिटेन के एकदम बाहर निकल जाने से इसमें 27 देश रह गए हैं। इसकी मुद्रा यूरो है। वर्तमान में इस सत्र की अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है यूरोपियन यूनियन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकॉन को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिए हैं? सुनील छेत्री, लियोनल मेसी, पॉल पोग्बा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये उपलब्धि हासिल की है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं।
यहाँ मेंशन है कि दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो 20 जनवरी को जुवेंटस और नेपोली के बीच खेले गए मैच में इन्होंने गोल दागा और यह उनके करियर का 760वां गोल था और इस गोल के साथ ही वह सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए फुटबॉल के इतिहास में। इसके पहले रिकॉर्ड जोसेफ बिकॉन के पास में था जिन्होंने 759 गोल किए थे और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्राज़ील के पूर्व खिलाड़ी 757 गोल के साथ पेले हैं, जिनका काफ़ी महान खिलाड़ी फुटबॉल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्रम में। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है, इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2004, 2005, 2006, 2007। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी एनडीएमए एक्ट 2005 के थ्रू। ये भी हाल ही में इसने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? 20 जनवरी को मनाया है। इसका काम क्या है? विभिन्न आपदाओं के दौरान जान माल के नुकसान से लोगों को बचाना। और सबसे बड़ी बात है कि इस फोर्स की महिलाएं भी हिस्सा हैं इस फोर्स में, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये फोर्स। तो यहाँ पे इसके बारे में ये फैक्ट्स मेंशन है कि स्थापना वर्ष 2006 में एनडीएमए एक्ट 2005 के थ्रू की गई थी। वर्तमान में इसकी 12 बटालियन और प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में तत्काल सहायता प्रदान करना। इसका आदर्श भाग आपदा सेवा सदैव और वर्तमान महानिदेशक इसके एसएन प्रधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? नेताजी एक्सप्रेस, महात्मा एक्सप्रेस, बंगबंधु एक्सप्रेस, आज़ाद एक्सप्रेस। तो ये फैसला किया गया इसका नेताजी एक्सप्रेस नाम रखने का। तो यहाँ पे मेंशन है कि भारत की पुरानी ट्रेनों में से एक 12311, 12312 ये ट्रेन नंबर है। कालका हावड़ा मेल, इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखने का फैसला किया गया है अभी हाल ही में। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया था नेताजी के नाम पे कि हर वर्ष 23 जनवरी जो कि नेताजी की जयंती होती है उस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और चूंकि ये बात रेल की हो रही तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। इसके अलावा रेलवे के बारे में अगले स्लाइड में आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए जा रहे हैं जिनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रखिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फैक्ट्स किस प्रकार हैं? भारत का रेलवे का जो नेटवर्क है दुनिया में चौथे सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा गोरखपुर जंक्शन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वर्तमान में। भारत की पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन 1925 में बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच चलाई गई थी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। बोरी बंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जहाँ पे विवेक एक्सप्रेस चलती है। भारतीय रेलवे 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाली दुनिया की पहली ग्रीन रेल बन जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है इनके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी व्यय को ट्रैक करने के लिए अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो ये अवलोकना नामक सॉफ्टवेयर कर्नाटक राज्य द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने 1800 कार्यक्रमों पर सरकारी व्यय को ट्रैक करने के लिए जो पैसा सरकार भेजती है उसको किस तरीके से खर्च किया जा रहा है नीचे के स्टेजेस में उसका ये ख्याल रखेगा। तो इसके बारे में अलग अलग चीज़ यहाँ पे मेंशन है। इसका मेन काम है शासन में पारदर्शिता को लाना। तो आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात कर्नाटक की हो रही है, उसके बारे में फैक्ट्स दिए हुए हैं कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य, इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इसकी सीमाएं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के साथ लगती हैं। इसके मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा जबकि इसके राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। लोकसभा में इसकी 28 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 12 सीटें हैं यहाँ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 1950, 1972, 1975 या 1987। तो ये पूर्ण राज्य को दर्जा मणिपुर को 1972 में दिया गया था। इसके साथ दो और राज्य जिनका इसी समय पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया वह कौन से हैं? तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। इनका हाल ही में राज्य स्थापना दिवस मनाया गया या राज्य दिवस मनाया गया। इन तीनों को एक साथ 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके पहले मणिपुर और त्रिपुरा आपकी यूनियन टेरिटरीज होते थे और मेघालय एक उपराज्य था असम के अंदर। तो यहाँ पे इनके फैक्ट्स मेंशन है कि 1971 के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 21 जनवरी 1972 से प्रभावी हुआ था। इसी के माध्यम से इनको घोषित किया गया था राज्य। इसके पहले 1972 से पहले मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश जैसे मैंने आपको बताया। और 1969 के 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से मेघालय को असम के भीतर ही उपराज्य बना दिया गया था। तो यहाँ पे अन्य नॉर्थ ईस्ट राज्य के बारे में यहाँ पे फैक्ट्स मेंशन है, आप देख लीजिए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो इसमें असम के नागा हिल्स और तुएनसांग क्षेत्र को काट के बनाया गया था इस राज्य को। इसके अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है।
तो और इसके पीछे मिज़ोरम में एक शांति समझौता हुआ था, उसी की परिणति थी कि मिज़ोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। मेंशन है 1986 में मिज़ोरम शांति समझौते के बाद मिज़ोरम को बनाया गया था। सिक्किम पहले एक राजशाही हुआ करती थी, उसके बाद 1975 में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको राज्य का दर्जा दिया गया। हर साल 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को असम को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। पहले ये बंगाल राज्य का हिस्सा होता था, और हालांकि पहले से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर करके एक राज्य होता था, उसे बोला जाता था। इसके अलावा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। ये पॉलिटी की दृष्टि से ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। इसके आप देख ले, ये देखिए मैप है, यहाँ पे मैप में देख लीजिए अलग अलग राज्य दिए हुए हैं, और यहाँ साइड में उन राज्यों के स्थापना वर्ष दिए हुए, किस वर्ष किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और साथ में उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं। आप ये मैप देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख वन लाइनर्स। हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया। झांसी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का सबसे बड़ा जिला और सबसे बड़ा शहर भी है। हाल ही में 43वां बोरोग दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो त्रिपुरा राज्य में मनाया गया। हाल ही में भारत सरकार ने कितने देशों में उपहार स्वरूप कोविड-19 वैक्सीन भेजने का फैसला किया है? तो 6 देशों में भेजने का फैसला किया, जिनमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार और सेशेल्स शामिल है। सेशेल्स एक हिंद महासागर का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अगला वन लाइनर है, हाल ही में इंस्टा एफएक्स नाम की ऐप किस बैंक ने प्रारंभ की है? तो ये निजी क्षेत्र की बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की है। हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो सिद्धार्थ मोहंती की इस पद के लिए नियुक्ति की गई है। अलावा हमारे फेसबुक पेज जा सकते हैं, जहाँ पे एग्जाम रिलेटेड काफ़ी ऑथेंटिक सामग्री पोस्ट की जाती है, और साथ में डेली करंट अफेयर कुछ भी पोस्ट किए जाते हैं, जो कि इन्हीं क्वेश्चंस का एक अलग स्वरूप होता है, जिनके एग्जाम में आने की काफ़ी प्रबल संभावना रहती है। आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।